हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। स्वागत है फिर से आपका एक नए लेसन्स में, एक नई यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन देखे थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है क्या है, और आपका जो स्ट्रेस का जो टॉपिक था उसको हम लोग देख रहे थे। उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस क्या था, और फिर आपका एक्चुअल और ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस क्या था, ये सब कुछ हम लोग देखे थे। तो बिल्कुल स्ट्रेस जो देखे थे उसी की तरह यहाँ भी स्ट्रेन भी हमको देखना है। बस इसमें क्या है, वहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया का कंसिडर कर रहे थे हम लोग स्ट्रेस में, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया कंसिडर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ हमको करना है। तो वहाँ आपका कुछ यूनिट आ रहा था आपका, जैसे न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा था उसका यूनिट। लेकिन इस केस में क्या होगा कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ करना है, यानी इस केस में इसका यूनिट जो होगा नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट लेस है। ओके, चलिए आते हुए पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को समझते हैं। तो बेसिक सा ये है कि जो भी अगर कोई भी मेरे पास स्पेसिमेन दिया हुआ है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, या तो इसमें इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा टेंशन की वजह से, या फिर अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें लेंथ जो होगा क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मान लीजिए शुरू में L0 था, तो अब शुरू में थोड़ा सा L0 माइनस समथिंग हो जाएगा, L0 माइनस डेल्टा L हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा L जो चेंज हुआ उसको क्या रखना है, ऊपर रखना है, और जो ओरिजिनल जो लेंथ था, जो इनिशियल में जो लेंथ था, उसको क्या करना है, नीचे रखना है। तो इस तरह से स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई जो लेंथ है स्पेसिमेन का, उसके रिस्पेक्ट में। ओके, डिफिनेशन पे आते हैं, डिफिनेशन पे आते हैं हम लोग। स्ट्रेन का क्या हो सकता है, इलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग, यानी कि अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इलोंगेशन होगा। लेकिन अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे लेंथ में क्या होगा, शॉर्टनिंग आएगा। तो इलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग इन एक्सियली लोडेड मेंबर। एक्सियली लोडेड मेंबर क्यों बोल रहे हैं, यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं इसी एक्सिस के थ्रू हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, एक बीच में एक्सिस होगा, उसके थ्रू ही या तो टेंशन या फिर कंप्रेशन हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। पर यूनिट लेंथ, तो वहाँ क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया था। यहाँ पे क्या है कि इलास्टिक शॉर्टनिंग एंड इलोंगेशन जो लेंथ हुआ डिवाइड बाई क्या करना है, पर यूनिट लेंथ लेना है। इज नोन एज क्या है, स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। सिंपल सा है, तो इसको अपसलन से डिनोट करते हैं। इसका जो नाम होता है उसको अपसलन बोलते हैं। पिछले वाले में सिग्मा बोलते थे उसको, स्ट्रेस वाले को। ठीक है, तो अपसलन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L, या फिर डेल्टा अपॉन L सिंपली बोल सकते हैं, या फिर इसको डेल्टा L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि चेंज इन लेंथ क्या हुआ उसके बारे में। तो स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड इन एक्सियली लोडेड मेंबर पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। तो फिर से उसी को लिखा हुआ है कि स्ट्रेन क्या है, एक्सियली लोडेड मेंबर है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ इज नोन एज क्या है, स्ट्रेन होता है। ओके, डिफिनेशन से फिर से देख लीजिए। अपसलन इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L या फिर डेल्टा अपॉन L। कहीं बुक में कुछ और लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि ऊपर जो भी चेंज आएगा लेंथ में उसको रखना है, और नीचे जो भी लेंथ स्पेसिमेन का होगा उसको नीचे रखना है। तो डेल्टा इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, और L क्या है, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन जो कि प्रेजेंट था उस टाइम पे। आगे बात करते हैं, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये तो बता चुके हैं अभी, ये क्या होगा, डायमेंशन लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर भी लेंथ का यूनिट है, नीचे भी लेंथ का यूनिट है, यानी कि मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। इसको ध्यान रखना है। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर। इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, हमेशा नंबर में ही होगा। ठीक है, हो सके पॉइंट में आए, लेकिन हमेशा नंबर के फॉर्म में ही होगा, फॉर्म ऑफ ए नंबर। इफ मेंबर इज टेंशन देन स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल, देन टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। अगर मेंबर टेंशन में होगा, यानी इसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा, टेंशन में होगा, उस केस में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे, वहाँ जो स्ट्रेन जनरेट होगा। इफ मेंबर इज इन कंप्रेशन देन स्ट्रेन इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन, एज इट इज। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ मेंबर यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो स्ट्रेस जैसे हम लोग देख रहे थे दो प्रकार का होता था, इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेस और ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस। उसी तरह से यहाँ पे भी है, इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेन बोलेंगे, और दूसरा जो होगा ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन हम लोग बोलेंगे। करेक्ट है, आगे बात करते हैं। इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेन की सबसे पहले बात कर ले तो क्या होता है डिफिनेशन। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमको, ओरिजिनल जो लेंथ प्रेजेंट था शुरू में उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। इंजीनियरिंग और नॉमिनल जब भी बोलेगा तो हमको ओरिजिनल जो भी प्रेजेंट होगा, अगर स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा था तो वहाँ क्या ले रहे थे, A0 ले रहे थे। यहाँ भी क्या लेंगे हम लोग, L0 हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि जो ट्रू ओरिजिनली में जो प्रेजेंट था उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। ओके, आगे बात करते हैं। इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेन आर स्ट्रेन कैलकुलेटेड व्हेन लेंथ ऑफ मेंबर इज टेकन एज ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जो L0 जो ले रहे हैं हम लोग, इसको क्या लेना है, ओरिजिनल लेंथ लेके
चलना है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। एल नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ ऑफ मेंबर, यानी कि जो भी चेंज आया आपका टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव की वजह से उसको चेंज को ऊपर रखना है, और जो ओरिजिनल जो लेंथ है एल नॉट उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो स्ट्रेन मिलता है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन क्या होता है उसको समझते हैं। तो ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन जो पहले हम देखे थे, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस उसी के जैसा है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी क्या करना है, जो लेंथ लेना है, एक्चुअल जो लेंथ लेना है वो क्या लेना है, किसी टाइम पे जब टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे तो उस समय पे कितना एक्चुअली में क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रेजेंट था, उसके आधार पे जो हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे उसी को क्या बोलेंगे, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन बोलेंगे। ओके, डिफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन आर स्ट्रेन कैलकुलेटेड व्हेन लेंथ ऑफ मेंबर इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ ऑफ मेंबर एट लोडिंग। जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो एक्चुअल लोड लगाने के बाद, यानी कि जब लोड लगा रहे हैं तो उस समय कितना एक्चुअली में प्रेजेंट है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग और नॉमिनल स्ट्रेन में क्या था, इसमें ट्रू से मतलब नहीं था, इसमें शुरू में जितना था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते थे। लेकिन ट्रू और एक्चुअल में कितना था कि फोर्स लगाने के बाद जितना क्रॉस सेक्शन में एरिया बच रहा है, ठीक है, अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो एरिया कुछ घट गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा स्ट्रेस के केस में। अगर लेंथ की बात करें तो टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, लेंथ थोड़ा घट जाएगा। तो इसमें भी दो टाइप हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे। तो अगर हम बात करते हैं ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन की अगर बात करते हैं, तो अगर इसमें अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, लेंथ जो होगा थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, एप्सिलॉन ए थोड़ा घट जाएगा। अगर हम कंप्रेसिव की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा, लेंथ जो होगा, एक्चुअल लेंथ जो होगा क्या होगा, थोड़ा घट जाएगा। तो उस केस में फाइनली ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए यानी कि एक्चुअल जो स्ट्रेन होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से एल को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू क्या होगा, एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल, यानी कि टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद जो भी चेंजेज आएगा उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा तो कैसे लिख सकते थे इसको, टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, तो एल को क्या लिख सकते हैं, एल नॉट प्लस डेल्टा एल लिख सकते हैं। लेकिन अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा, उस केस में थोड़ा जो लेंथ होगा थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल नॉट माइनस डेल्टा एल करना पड़ेगा। ओके, चलिए आते हैं अगले टाइप पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है टेंसाइल स्टेट फॉर माइल्ड स्टील। ओके, टेंसाइल टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील देखते हैं इसमें, और इसका जो ग्राफ बनता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का उसको हम लोग देखते हैं, कहाँ पे आपका यील्डिंग पॉइंट आता है, कहाँ पे अपर यील्ड, लोअर यील्ड, फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ पे आता है, अल्टीमेट स्ट्रेन ये सब कहाँ मिलता है, ये सब सारा कुछ हम लोग अभी देखेंगे। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या लिखा हुआ है, टेंसाइल टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील। तो जो माइल्ड स्टील है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं। तो टेंसाइल टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखना है हम लोग को कि इसको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं माइल्ड स्टील का, तो इतना याद रखना है कि ये यूटीएम के थ्रू करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखना है हम लोग को, एक ग्राफ है उसको हमको देखना इंपॉर्टेंट है। वो ग्राफ क्या क्या डिनोट करता है उसके बारे में हम लोग को देखना जरूरी है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर टेंशन माइल्ड स्टील के लिए, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। यहाँ ध्यान देना है कि किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए है ये सारा कार्यक्रम। ओके, पहले ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ क्या बता रहा है। ग्राफ देख लीजिए, ये ऑरिजिन से स्टार्ट है, ये ए बी सी डैश सी डी ई एफ, ये क्या है, यील्ड प्लेटू बता रहा है, यानी यहाँ से ये लाइन से यहाँ तक क्या बता रहा है, यील्ड प्लेटू। यील्ड प्लेटू का मतलब यहाँ पे स्पेसिमेन यील्ड हो रहा है, यानी क्या स्ट्रेन बढ़ रहा है इसका। ठीक है, खिंचाव आ रहा है। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे
जो स्पेसिमेन है उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। और ये क्या है, ई के बाद का जो ई और एफ के बीच में है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेन रीजन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेन रीजन है, इस रीजन का नाम क्या है, पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेन रीजन है। अगर ए तक की बात करते हैं, ऑरिजिन से ए तक की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका नाम है, ये क्या है, लीनियर इलास्टिक रीजन है। और बी तक को क्या बोलते हैं, ए से बी को क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। तो कहने का मतलब कि बी तक आप इलास्टिक रीजन बोलिए और ए तक लीनियर होगा और ए से बी क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। अब इलास्टिक समझते हैं क्या होता है। तो इलास्टिक ये होता है कि अगर किसी भी आप फोर्स लगा रहे हो, अब फोर्स को जब फोर्स लगाने पे उसमें जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, जो चेंजेज आ रहा है, जब आप फोर्स लगाना हटा देते हो तो क्या होता है कि ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं इलास्टिक। तो बी तक आपका मटेरियल क्या होगा, इलास्टिक होगा, लेकिन बी तक आपका मटेरियल इलास्टिक होगा, लेकिन क्या होगा कि ए से बी में आपका क्या होगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर जीरो से ए की बात करते हैं तो यहाँ मटेरियल इलास्टिक भी है और लीनियर भी है, लेकिन ए से बी की बात करते हैं तो यहाँ मटेरियल इलास्टिक तो है लेकिन लीनियरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। और ये आपका हो गया जो लोअर यील्ड पॉइंट सी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, और ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि अल्टीमेट स्ट्रेस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसको ध्यान देना है, ये स्ट्रेंथ दिया हुआ है 0.02, 0.04, 0.06, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, और स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि लिखा हुआ है। अब इसका डिफरेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं, किस पॉइंट का क्या नाम है। तो ए पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, ए इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट भी इसको हम लोग बोलते हैं, करेक्ट है। चलिए ओके, देखते हैं ए इज क्या है, ए इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसका क्या मतलब है कि ए तक क्या है, ए तक क्या है कि लीनियर इलास्टिक रीजन को फॉलो कर रहा है। देखिए, बियॉन्ड विच लीनियर वेरिएशन कीजेज, इसका मतलब क्या है कि ए के बाद क्या होता है कि ये जो लीनियर वेरिएशन जो शो कर रहा है, जो ग्राफ जो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, वो ए के बाद क्या होता है, वो लीनियरिटी को खो देता है। तो ए इज प्रोपोर्शनल ऑफ क्या होगा, लिमिट होगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोल सकते हैं। लेकिन बी क्या है, बी इज इलास्टिक लिमिट है, तो बी तक क्या होगा, इलास्टिक होगा सारा मटेरियल, बी के बाद क्या होता है, इलास्टिक खो देता है। तो ए तक तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, यानी कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ए तक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होगा, ए तक स्ट्रेट लाइन होगा। उसी तरह ए तक स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, साथ में इलास्टिक लिमिट भी होगा, क्योंकि बी तक इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, तो ए तो अपने आप ही हो जाएगा, ये सारा कुछ अपने आप ही इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ए के ऊपर जब जाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कर देता है, प्रोपोर्शनलिटी बचता नहीं है, लेकिन अभी भी इसके पास क्या बचता है, इलास्टिक बचता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन हो जाएगा ए से बी तक, और जीरो से ए तक क्या हो जाएगा, लीनियर इलास्टिक रीजन हो जाएगा। इलास्टिक दोनों केस में होगा, लेकिन ए तक लीनियर होगा और ए से बी में क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, लेकिन बी तक पूरा इलास्टिक ही होगा। इलास्टिक क्या था बता चुके हैं कि अगर फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा डिफॉर्मेशन चेंज देखने को मिलता है, जैसे ही फोर्स को हटाते हैं वो ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है, वही क्या है, इलास्टिक है। अब बी के बारे में समझते हैं, बी क्या होता है, बी इज क्या है, इलास्टिक लिमिट है। द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच स्पेसिमेन रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ और रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड और माइल्ड स्टील, यानी कि ये वो लिमिट है कि जहाँ तक आप फोर्स लगाओगे तो वो चेंज तो करेगा ही, साथ में जब फोर्स हटाओगे तो ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगा। और बी के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, यानी कि बी तक इलास्टिक लिमिट होगा। बी इज वेरी नियर ऑफ ए, यानी कि ए बी जो पिक्चर में दिखाया हुआ है वो काफ़ी नज़दीक है, लेकिन बी जो होगा हमेशा ए से ज़्यादा ही होगा। बी इज वेरी नियर ऑफ ए, हाउएवर फॉर द अदर मटेरियल्स बी मे बी ग्रेटर देन ए। तो अदर मटेरियल्स की बात करते हैं तो उस केस में थोड़ा बी ए से ज़्यादा भी होगा, ओके, ठीक है। सी डैश इज अपर यील्ड पॉइंट, सी डैश की बात करें तो क्या है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, तो इसमें कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन है तो उसको देख लेते हैं। तो अपर यील्ड पॉइंट किस किस बातों पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द स्पेसिमेन पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ द इक्विपमेंट पे डिपेंड करेगा, यूज टू परफॉर्म द टेस्ट, इट हैज़ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। इसका याद रखना है कि इसमें का कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, हमारी इंजीनियरिंग में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो सी इज लोअर यील्ड पॉइंट, सी इंपॉर्टेंस है, सी डैश के कंपेरिजन में सी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है,
क्योंकि यहाँ जो यील्ड स्ट्रेस जो लेते हैं हम लोग सी के अबाउट ही लेते हैं, इसको ध्यान देना है। दिस इज ऑल्सो एक्चुअल यील्ड पॉइंट, तो सी क्या है, एक्चुअल यील्ड पॉइंट है। द स्ट्रेस एट सी इज द यील्ड स्ट्रेस विथ अ टिपिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सी ही जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सी डेस नहीं है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा वाई का वैल्यू कितना होता है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है फॉर माइल्ड स्टील। ये सारा कार्यक्रम हम लोग माइल्ड स्टील के लिए कर रहे हैं। द यील्डिंग बिगिंस एट दिस स्टेज, और यहाँ से सी के बाद ही क्या होता है, सारा यील्डिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर जो आगे जो आपका बच गया है, जैसे कि जो इलास्टिक रीजन ये सब पढ़ना है वो सब आगे पढ़ लेंगे हम लोग। जैसे कि आपका सी डी रिप्रेजेंट परफेक्टली प्लास्टिक रीजन हो गया, ये टॉपिक है। फिर डी रिप्रेजेंट स्ट्रेन हार्डनिंग, ई इज अल्टीमेट पॉइंट, एफ इज फ्रैक्चर पॉइंट। ये सब के बारे में हम लोग जो आगे जो पॉइंट्स बच गए हैं, इसके बाद सी के बाद जो पॉइंट बच गए हैं डी ई एफ, ये सारा कुछ हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज नहीं कर पाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो अभी तक आपको कुछ फीडबैक देना है क्लास के रिगार्डिंग, कुछ सुझाव देना है तो आप हमें बता सकते हैं। आपका फीडबैक हमेशा वेलकम रहेगा। और कोई क्वेरी होता है तो आपका माध्यम होगा व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। और उसके लिए नंबर है 7050403084। ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप है। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का अगर आपके पास ऐप है तो ठीक है, नहीं है तो आप फटाफट इसको इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, और अपने दोस्तों को ये बताइए इसके बारे में। ओके, तो कैसा लगा क्लास आपको, ज़रूर फीडबैक बताएं इसका। और अगली क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो बच गया है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।